everyone, welcome back to channel Educational World. Hope you are doing great. So जैसे कि प्रीवियसली वीडियो में हमने देखा कि स्टॉक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स रहते हैं वो किसके लिए रहते हैं. सो इट इज़ फॉर परमानेंट डायरेक्टर्स जो भी एम्प्लॉयड होते हैं कंपनीज़ में. और इसी तरह से हमने देखा था कि बोनस इशू का और प्रीवियस वीडियो में बोनस इशू कैसे करती है कंपनी, क्या प्रोविजन है डिफरेंट रिलेटेड टू द इशू ऑफ बोनस इशू, जहाँ पे हमने देखा था कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स नहीं कर सकते. अगर किसी को डिविडेंड देना ना हो तो उसके एक्सचेंज में बोनस इशू नहीं कर सकते कंपनी. फिर बोनस इशू होना चाहिए ओनली फ्रॉम फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. अगर आपका कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स अकाउंट हो तो उधर से आप दे सकते हो. ओके, सो ये सब था बोनस इशू. ओके, फिर हमने देखा था कि ऑफरिंग ये इस कैटेगरी में कि अगर जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ या तो जो भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को जब शेयर्स देती है तो उसके सिनेरियो में क्या पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी किस तरह से देखती है. तो हमने एक कवर टॉपिक किया था एसॉस, जो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, जहाँ पे मिनिमम वेस्टिंग पीरियड रहता है ऑफ 1 ईयर. और ये एसॉस में हमने देखा था कि परमानेंट एम्प्लॉय जो भी की मैनेजरियल पर्सन से जो होल्ड करते हैं ऑफिस में, तो उन्हीं पर्सनस को ये एसॉस हम लोग अलॉट करते हैं कंपनी. और जब हम बात करते हैं कि वेस्टिंग पीरियड तो 1 ईयर का होना चाहिए. और ये परमानेंट एम्प्लॉयज़ रहते हैं और ना कि जो एम्प्लॉयज़ जो हम बोल सकते हैं कि परमानेंट नहीं हो, जैसे कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हो या तो वो. Now moving further with the next topic, that is Employee Stock Purchase Scheme, ESPS. Now under this, now ये स्टॉक परचेज स्कीम क्या है, डिफरेंट स्कीम्स है जो कंपनी देती है. तो अंडर दिस स्कीम द कंपनी ऑफर्स इक्विटी शेयर्स, यहाँ पे भी इक्विटी शेयर्स की ही बात हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रही है कंपनी, इक्विटी शेयर्स जरिए टू एम्प्लॉयज़ एट अ डिस्काउंटेड प्राइस. वही मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रही है कंपनी, विच दे कैन बाय एट अ फ्यूचर डेट. द कंपनी डिडक्ट्स, यहाँ पे क्या करती है कंपनी, डिडक्ट्स करते हैं सर्टेन अमाउंट फ्रॉम द सैलरी. यहाँ पे सैलरी में से एम्प्लॉय के सर्टेन अमाउंट्स डिडक्ट होते हैं. किधर क्यों डिडक्ट हो रहे हैं अमाउंट्स, टुवर्ड्स द पेमेंट्स ऑफ द शेयर्स, जो भी पेमेंट है शेयर का, तो यहाँ पे कंपनी के जो एम्प्लॉय है उसके सैलरी में से कट रहे हैं. बट जहाँ पे भी हम बात करेंगे एसोस की कैटेगरी में, जब उस कंपनी में के एम्प्लॉय अपने जो भी है तो एम्प्लॉय के हिसाब से वो पे करता है और वो बाय करता है. पर यहाँ पे ESPS में क्या हो रहा है कि सैलरी में से डिडक्ट हो रहा है. ओके, नाउ प्रोविजंस, इसका क्या प्रोविजंस है ESPS का. तो कंपनी मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजंस. ठीक है, जो प्रोविजंस है वो फुलफिल करने पड़ेंगे. फर्स्ट, different numbers of shares can be offered to different categories of employees. Now based on the category or the structures of the organization, आपके अगर एम्प्लॉय जो लोअर लेवल पे है तो उस तरह से कि आप शेयर्स अलॉट कर सकते हो, जैसे कि जो भी क्राइटेरिया रहेगा डिपेंडिंग ऑन आपका जो एम्प्लॉय है वो बहुत की मैनेजरियल है आपके नेचर में, तो उनको अगर आप वो हिसाब से आप शेयर्स अलॉट करोगे उस क्वांटिटी वाइज. देखिए, नेचर ऑफ शेयर्स है तो नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि एक क्राइटेरिया बना देंगे कंपनी में कि अगर आप सपोज ये लेवल पे हो तो मिडिल लेवल पर मिनिमम 25 शेयर्स, या तो CEO रहेगा तो उनको मे बी हायर शेयर्स तो आप अलॉट कर सकते हैं. नेक्स्ट, शेयर्स इशूड थ्रू ESPS. क्या बोल रहा है, जब कंपनी ESPS के द्वारा शेयर्स इशू करती है तो वो इमीडिएटली लिस्टेड होना चाहिए. ये यहाँ पे इमीडिएटली लिस्टेड. आप बोलोगे लिस्टेड और ये अनलिस्टेड का क्या कॉन्सेप्ट है. तो जब भी हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ पे इनिशियली कंपनीज जो लिस्टेड नहीं रहती है, मतलब उन्हें वो आइडेंटिटी नहीं मिला अभी तक स्टॉक एक्सचेंज पे टू डील विथ फॉरेन एक्सचेंज. जो भी मार्केट में हम लोग डीलिंग करते हैं वो भी तक वो सर्टिफाइड हुआ नहीं. वो अगर ऐसे कंपनी कैसे वो कर सकते हैं बाय इशू ऑफ IPO. अगर किसी कंपनी ने IPO किया, वो IPO सक्सेसफुल हुआ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी क्रॉस हो गया जो 90% है, हमने स्टडी किया था, तो उस कंडीशंस में वो कंपनी लिस्टेड हो जाती है. द कंपनीज नेम अपीयर्स ऑन द लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड. जो हमारा फेमस स्टॉक एक्सचेंज है वो NSE जो है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो है रिकमेंड है ऑल ओवर इंडिया. और अपने बॉम्बे में द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE मार्केट, जो कैपिटल मार्केट बोलते हैं मुंबई में,
तो दिस इज़ कॉल्ड, तो वहाँ पे लिस्ट हो गया आपकी कंपनी, मतलब ऑफिशियली आपके शेयर्स अभी वहाँ पे ट्रेड हो गए। जब मैं बात करता हूँ ट्रेड होने का मतलब डेली बेसिस पे आपके शेयर्स के वैल्यू ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स होंगे बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल कंडीशंस, फाइनेंशियल टर्नओवर कैसा है कंपनी का। तो उस सिनेरियो, उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि कंपनी शुड बी इमीडिएटली लिस्टेड। अगर आप ESPS कर रहे हो तो वो शेयर्स एक्चुअली इमीडिएटली लिस्टेड होना चाहिए। फिर बाद में ESPS शेयर्स विल हैव अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। जैसे कि यहाँ पे देखा कि जब भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स देती है तो मिनिमम वहाँ पे देखा जाए कि 1 ईयर ये कॉमन है, तो अलॉटमेंट करने मतलब वेस्टिंग 1 ईयर का होना ही चाहिए। फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। जब भी कंपनी अलॉट करेगी उस तारीख से वो ESPS इज़ नॉट अ पार्ट, वहाँ से वो 1 ईयर का उसका वेस्टिंग पीरियड चालू हो जाएगा। अभी इस कैटेगरी में ESPS जो एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम है, ये जो स्कीम है ये पब्लिक इशू नहीं है, ये पब्लिक को हम दे नहीं रहे कंपनी। हम क्या पढ़ रहे? हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच कंपनी इशूज इट्स शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। पहले के कैटेगरी में हमने पढ़ा था कि जब कंपनी पब्लिक के साथ में डील करती है तो कंपनी के पास 2 ऑप्शंस रहते हैं, IPO FPO, उसके बाद में इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर। उसके बाद में मेथड्स था जब हमने बुक बिडिंग, फिर वो बिडिंग प्रोसेस क्या रहता है, फिर फिक्स वैल्यू जब प्रोस्पेक्टस इशू करके करती है। उसी में हम आते हैं राइट इशू, बोनस इशू, तो उस कैटेगरी में रहता है। अभी कंपनी क्या बोला? कंपनी हैज़ टू फुलफिल द प्रोविजंस ऑफ सेबी। ना आप बोलोगे सेबी वर्ड है क्या? तो सेबी का मतलब है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ना शॉर्ट में मैं आपको समझाने जाऊँ तो ये ऐसा बोर्ड है, दिस इज़ द बोर्ड विच रेगुलेट्स द स्टॉक मार्केट्स। हम चैप्टर नंबर 9 में जब हम स्टॉक एक्सचेंज पे पढ़ेंगे तब हम फंक्शंस ऑफ सेबी भी पढ़ेंगे। तो वहाँ पे सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है। ना अपने इंडिया में या तो बहुत से फिनेंशियल स्कैम्स हो गए, दहशत मेहता स्कैम, तो ऐसे बहुत से स्कैम होते और वहाँ पे देखा जाए कि इन्वेस्टर्स हैव लूज हैवीली ऑन द कैपिटल, द फंड्स दे हैव एन अश्योरेंस। तो वहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि हाउ शुड इन्वेस्टर्स बी ट्रस्टेड सेटिस्फाइडली, कि यहाँ पे कोई बॉडी नहीं है कंस्ट्रक्टेड या तो मशीनरी टू लुक आफ्टर द फिनेंशियल स्कैम या तो प्रोविडेड और कंटिन्यूड द डिसकंटिन्यूड मिस लूप कंपनी। तो पहले के फिनेंशियल सिस्टम में बहुत से इंटरलूप्स चेन थे, उसके कारण वो स्कैम्स सक्सेसफुल हुए। तो उस सक्सेसफुल लूप्स को आइडेंटिफाई करके सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दिस इज़ द बॉडी विच रेगुलेट्स कि हर कंपनी को इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट का ध्यान देते हुए अपने पॉलिसीज फ्रेम्स रिलेटेड टू फिनेंशियल स्ट्रक्चर्स वो गवर्न करती हैं। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम क्या पढ़ रहे हैं? ESPS कंपनी को एम्प्लॉय शेयर बेस एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशंस ये 2014 में आया था, तो वो आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। फिर कंपनी को यहाँ पे फिर से स्पेशल रिजोल्यूशंस लेना पड़ेगा फॉर द ऑफर ऑफ ESPS। देखिए हमने एसोस में भी देखा था कि कंपनी को अप्रूवल लेना ही पड़ता है शेयर होल्डर्स का, तो ये था ऑफ ESPS। मूविंग फर्दर, स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स स्कीम। ना ये डिफरेंट स्कीम है। तो पहले हमने देखा था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, मतलब स्टॉक आप परचेस ले सकते हो, स्टॉक जो स्टॉक मार्केट है तो वहाँ पे स्टॉक ऑप्शन में परमानेंट एम्प्लॉयज़ देते हैं। यहाँ पे क्या, एम्प्लॉय जो भी कंपनी में एम्प्लॉय है वो अपने स्टॉक परचेस करते हैं। अभी यहाँ पे स्टॉक अप्रिसिएशन मतलब क्या, ये वर्ड से आपको आइडिया होता है। अप्रिसिएशन मीन्स एनी इंक्रीमेंट और एनी राइज इन द वैल्यू। डेप्रिसिएशन मतलब हम डेप्रिसिएट करते हैं उसका वैल्यू। अप्रिसिएशन मतलब अगर सपोज मेरा शेयर्स 25 रुपीज़ पे आज ट्रेड हो रहा है, बट फर्दर मेरा वैल्यू गया टू 35% ऊपर गया, तो उसका अप्रिसिएशन हुआ, तो वो 25 to 35 में कितना कवर हुआ तो वो मेरा अप्रिसिएशन हो जाएगा। इसी तरह ये क्या है, SARS। Now under this scheme the employees are given the right to receive appreciation in the value of specified number of shares। यानी कि ये कोई वैल्यू ऑफ शेयर्स पे आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। कब मिलेगा? एट अ फ्यूचर डेट। ठीक है, तो कंपनी अलॉट्स अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ
स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स यूनिट, मतलब कंपनी कुछ अलॉट करती है नंबर ऑफ स्टॉक अप्रिसिएशन जो लिंक रहता है कंपनी के वैल्यू ऑफ शेयर्स। मतलब ये आप ऐसा बोल सकते हो कि ये कहीं ना कहीं, जस्ट वेट अ सेकंड, तो यहाँ पे कोई लिंक रहता है कि अप्रिसिएशन वैल्यू कंपनी के कुछ शेयर्स के नाउ ऑन द रेलेवेंट डेट दैट इज़ ऑन फ्यूचर डेट डिपेंडिंग अपॉन द अप्रिसिएशन वैल्यू, मतलब जो भी अप्रिसिएशन वैल्यू हुआ रहेगा, जो भी लिंक किया रहेगा कंपनी ने एस आर ए यूनिट्स, एस आर ए यूनिट्स मतलब वही अप्रिसिएशन राइट यूनिट जो है, तो एम्प्लॉय इज पेड अप्रिसिएशन वैल्यू, मतलब जो भी कंपनी ने अप्रूव किया रहेगा वो यूनिट में अगर अप्रिसिएशन हुआ तो उस वैल्यू जो भी कैश है वो आपको कैश या तो थ्रू इक्विटी शेयर्स आपको कंपनी दे देगी। नाउ एस आर एस इज़ अ फॉर्म ऑफ बोनस कंपनसेशन, ये कह सकते हो कहीं ना कहीं बोनस कंपनसेशन आप बोल सकते हो। कैसे बोनस कंपनसेशन, कि यहाँ पे कंपनी को एम्प्लॉयज़ को कुछ मिल रहा है कैश या तो इक्विटी शेयर्स के थ्रू में। ओके, सो इफ़ द कंपनी परफॉर्म्स वेल, अगर कंपनी ने चाहा और परफॉर्म किया वेल तो, और इसके मार्केट प्राइस अगर ऊपर भी गए तो कंपनी को और दोनों को बेनिफिट हो सकता है। एम्प्लॉय डज नॉट हैव टू पे फॉर बाइंग एनी शेयर्स, देखिए इस कैटेगरी में आपको कोई भी पैसा भरने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी हैज़ टू गिव, कंपनी आपको एम्प्लॉयज़ को देगी एक मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। यहाँ पे भी सब कॉमन है, 1 ईयर तो कॉमन ही है, इतना तो याद हो गया कि कोई भी शेयर्स देख लो 1 ईयर्स वेस्टिंग पीरियड का कॉमन है। नाउ यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है, एस आर एस के लिए कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। और टू इशू एस आर एस कंपनी हैज़ टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स, जैसे कि आप कुछ भी कर रहे हो कंपनी के अंदर तो आपको शेयर होल्डर्स को स्पेशल रिजोल्यूशन से लेना ही पड़ेगा। तो दिस वॉज अ पार्ट ऑफ एस आर एस अप्रिसिएशन राइट स्कीम। लास्ट फोर्थ, मोस्टली फोर्थ इशू है स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट मतलब क्या, खून पसीना, हम बोलते हैं ना कि हमने खून पसीना सब दिया कंपनी के लिए, तो उसके बारे में कंपनी क्या करेगी, तो कंपनी बोलती है कि येस वी रिस्पेक्ट योर स्वेट्स, आपने जो भी पसीना, आपने मतलब जो भी आपने हार्ड वर्क किया इस कंडीशन में आपको कंसिडर करना है हार्ड वर्क। तो वो स्वेट मतलब एक वर्कर या तो एम्प्लॉय का जो एफर्ट्स हैं उसकी रिकग्नाइजेशन में कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के को एक शेयर्स की तरह वो टोकन ऑफ अप्रिसिएशन देती है। सो दिस आर द शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स को या तो एम्प्लॉयज़ एट अ डिस्काउंट फॉर अ कंसिडरेशन मतलब क्या, समथिंग इन रिटर्न, मतलब उसका कुछ वैल्यू रहेगा अदर देन कैश। यहाँ पे कैश नहीं तो कुछ अलग, मार्कर चेंज करते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे डिस्काउंट अदर देन कैश। ओके, बाद में इट इज़ इशूड रिकग्नाइजेशन फॉर द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। मैंने अभी भी बोला था कि कंट्रीब्यूशन को जब आप रिकग्नाइज करते हो, कोई भी कंपनी किसी चीज़ की रिकग्नाइजेशन दे दी तो आप उस कंडीशन में कंपनी ने स्वेट इक्विटी शेयर्स दे दिया। ओके, तो यहाँ पे कंपनी को रिजल्ट हुआ इंक्रीज प्रॉफिट। ओके, स्वेट इक्विटी शेयर्स रैंक एज पैरी बैसू ना, ये वर्ड पैरी बैसू इकोनॉमिक्स में भी सुना है फर्स्ट चैप्टर में ही। पैरी बैसू मतलब इन इक्वालिटी, मतलब कहीं ज़्यादा नहीं का कहीं कम नहीं। तो दिस शेयर्स हैव अ लॉकिंग पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, यहाँ पे लॉकिंग पीरियड है तो याद रखना है, यहाँ पे लॉकिंग पीरियड है 3 साल का। ओके, बोनस, जब हम बात करें स्टॉक अप्रिसिएशन के एस आर एस में कोई हमने देखा था एस आर एस, जब हम बात करते हैं अप्रिसिएशन स्कीम तो वहाँ पे लॉकिंग पीरियड था क्या, तो यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड था 1 ईयर का। फिर हमने देखा था ई एस पी एस पे, ई एस पी एस पे 1 ईयर लॉकिंग था, तो यहाँ पे 3 ईयर्स है, तो यहाँ पे आप स्टार मार्क कर देना कि 3 साल का है। बाकी के केस में 1 ईयर था, बट यहाँ पे 3 ईयर्स का था। ओके, पारी बस इधर लिखा ही है, मीन्स इक्वल फुटिंग, मतलब इक्वल ट्रीटेड होना चाहिए। और लास्ट मेथड्स ऑफ इशू में लास्ट कैटेगरी, देखिए अभी हम क्या पढ़ रहे थे, कि हम पढ़ रहे थे, मैं आपको ओवरव्यू दे ही देता हूँ कि हमने क्या कवर किया अभी तक। देखिए
हमने क्या किया, मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, मतलब कंपनी के कैटेगरी में कौन से इशू ऑफ मेथड्स हैं, वहाँ पे हमने देखा पब्लिक ऑफर हमने कवर किया है, जो मैंने बात किया आईपीओ एफपीओ, तो वो हमने कवर कर लिया। अभी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स वो भी वीडियो में कवर हो गया। राइट इशू क्या है, बोनस इशू क्या है, मतलब यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग करना है कहीं ना कहीं कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या हो रहा है, इशू कैसे करना है, क्या प्रोविजन है, आपको याद रखना है। एम्प्लॉयज़ के केस में हमने देखा कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, ESPS, SARS जो होता है स्वेट स्टॉक अप्रिसिएशन राइट स्कीम, और लास्टली स्वेट इक्विटी शेयर्स। अभी हम आ रहे टुवर्ड्स द लास्ट, ये इस टॉपिक का लास्ट पार्ट वो है प्राइवेट प्लेसमेंट। यहाँ पे भी दो रहता है, एक राइट इशू सिमिलर ही है, जब हमने देखा था कि अगर कंपनी को जो ओनर्स है इक्विटी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स, जब इनका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हमने देखा था कि कंपनी वो इन्वेस्टर्स को शेयर करती है, बट नॉट अदर देन आप बोल सकते हो राइट इशू की तरफ, और बाद में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। तो इस तरह से हम देखेंगे कि प्राइवेट प्लेसमेंट होता क्या है। तो जब भी कंपनी ऑफर इज सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है जो जिसका स्टॉक है, शेयर्स है, ओके, टूवर्ड्स अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, राइट इशू में हमने देखा था कि कंपनी ऑफर तो कर रही है, बट किसी को कर रही है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को। बट यहाँ पे वो एक पब्लिक ही नेचर हुआ ना कहीं कि आप शेयर होल्डर्स मतलब क्या, स्कैटर ओवर द वर्ल्ड, कहीं भी हो सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। बट प्राइवेट प्लेसमेंट के वर्ड में ही आपको वो कहीं ना कहीं दिख गया कि प्राइवेट है, मतलब ऐसा प्लेसमेंट जो किसी को डिस्क्लोज किया नहीं जाएगा, बट कंपनी के जो इंटरनल मेंबर्स हैं उसी में से या तो इन्वेस्टर्स को देंगे। यहाँ पे नॉट एक्सीडिंग 200, मतलब 200 लोगों से ज़्यादा हम प्लेसमेंट नहीं देंगे, उस तरीके के ऑफ़र को हम बोलेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट। सिक्योरिटीज़ का मतलब ये देखिए, जब भी मैं बोल रहा हूँ सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या, तो इसका मतलब होता है शेयर्स, कहीं ना कहीं हम बॉन्ड्स की बात कर सकते हैं, डिबेंचर्स की बात कर सकते हैं, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हम बात कर सकते हैं। नाउ इन अदर वर्ड्स, अ कंपनी ऑफर इज सिक्योरिटीज़ ओनली टू आइडेंटिफाइड पर्सन। अब इसमें आप बोल सकते हो इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, दे कैन बी म्यूचुअल फंड, कोई इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, तो वो सिलेक्टेड कैटेगरी में आती है। और यहाँ पे जनरल पब्लिक को नहीं देते हैं हम, ये बड़ा डिफरेंस है राइट इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट में। राइट इशू में हम पब्लिक मतलब एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइवेट प्लेसमेंट, वहाँ पे आइडेंटिफाइड पर्सन नॉट मोर देन 200। तो कहीं ना कहीं अगर आपको डिस्टिंग्विश या तो 1 मार्क ऑब्जेक्टिव्स में आ गया तो आप समझ सकते हो कि क्या कॉन्सेप्ट है। नाउ कंपनी हैज़ टू इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। वहाँ पे क्या हम लोग करते थे, हम लोग होते थे ऑफर लेटर ऑफ ऑफर लेटर जो है वहाँ पे हम इशू करते थे किसको, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। वो उस कंडीशंस पे हम कहते ऑफर लेटर ऑफ ऑफर हम देते थे, जो वो उसमें हम लोग कहते थे नेचर ऑफ ऑफर। यहाँ पे हम प्राइवेट कर रहे हैं प्लेसमेंट, यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर होगा, ठीक है। बाद में यहाँ पे एप्लीकेशन आपको देना है। फिर यहाँ पे शेयर्स ऑफर कैन बी फुल्ली, यहाँ पे फुल्ली पार्शियल या तो पेड ऑफ शेयर हो सकते हैं। और यहाँ पे हाईलाइट कर देना कि कंसिडरेशन, जो भी कंसिडरेशन मिलेगा आपको वो पेड होना चाहिए चेक में, DD आप बोल सकते हो डिमांड ड्राफ्ट, बट नॉट कैश। यहाँ पे डिफरेंस आता है बिटवीन प्राइवेट और राइट प्लेसमेंट में। राइट इशू में हमने देखा था कि कैश आप ले सकते हो, बट यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे चेक DD होना चाहिए, बट डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए और चेक नहीं होना चाहिए। वहाँ पे हमने देखा था कि प्राइवेट राइट इशू में कि कंपनी वो ऑफ़र लेती है प्रिमिटिव शेयर्स, ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट है और कैश नहीं है, ओके। नेक्स्ट, नाउ यहाँ पे राइट टू रिनाउंसिएशन नहीं दिया जाता है, दैट मेन डिफरेंस। वहाँ पे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट टू रिनाउंस दिया जाता है, बट यहाँ पे नहीं देता है। एप्लीकेंट्स अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट, यह बड़ी प्राइवेट है, तो इसके लिए किसी दूसरे को, थर्ड पार्टी को हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते। और यहाँ पे कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू अप्रूवल लेना पड़ेगा कंपलसरी। तो वहाँ पे कंपनी कैन मेक प्राइवेट प्लेसमेंट इन 2 ways।
दो तरीके हैं, या तो आप राइट इशू कर दो और या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। राइट इशू सेम जो हमने डिस्कस किया था अर्लियर कि सपोज अगर ऑफरिंग देते हो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो ठीक है, अगर 15 मिनिमम ऑफर क्या था, मिनिमम 15 दिन का टाइम और नॉट मोर देन 30 डेज। बट अगर इन केस में अगर कंपनी को रिस्पॉन्स नहीं मिला फेवरेबल तो फिर कंपनी जाएगी वो प्राइवेटली प्लेसमेंट में, तो वो राइट इशू का ही पार्ट आता है। बट सेकेंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ये क्या रहता है, ये देखते हैं कि व्हेन अ कंपनी इशूज स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज दैट इज इक्विटी शेयर्स और सिक्योरिटीज़, या तो इक्विटी शेयर्स दे सकते हो या तो ऐसा कोई भी सिक्योरिटीज़ दैट कैन बी कन्वर्टेड इन इक्विटी शेयर्स इन फ्यूचर टू अ सिलेक्टेड, यहाँ पे क्या बोला है, सिलेक्टेड ग्रुप्स और अ पर्सन्स ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस इज कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। तो इसका एक डेफिनेशन या तो बोल सकते हो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का कि किसी भी स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया प्रेफरेंशियल बेसिस कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपको दिया, तो हम बोलेंगे इसको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। यूजुअली द कंपनी ऑफर्स प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स किसको देती है, जो प्रमोटर्स होंगे, जो प्रमोट करते कंपनी को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़ और वेंचर कैपिटलिस्ट, मतलब यही जो कमांडिंग पोजीशन है जिसका मार्केट में, उसी को। बाद में द शेयर्स ऑफर्ड आर फुल्ली पेड अप एंड द एप्लीकेंट्स हैव टू पे कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, जिसका वैल्यू होना चाहिए इन कैश। शेयर्स इशू अंडर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हैव नो वोटिंग राइट्स। एक बार ये पॉइंट मार्क कर लेना कि जब भी कंपनी इशू करती है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में तो उस केस में वोटिंग राइट्स नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, एग्ज़ाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इतना पढ़ाई कर लेते हैं कि एक टाइम हमें कंफ्यूज होता है कि यार रूल्स में बोला था कि इक्विटी शेयर्स हैव वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंशियल होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं दिए दे देता है। बट अगर एक ट्विस्टर इधर से डाल दिया कि क्या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में वोटिंग राइट होता है या नहीं, तो वहाँ पे ट्विस्टर रहता है। तो हम लोग मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हम ब्लैंक हो जाते हैं कि यार ये तो कहीं ना कहीं बुक से है बट कैचअप नहीं हो पा रहे। तो इसके लिए एक बार एक ये जो कॉन्सेप्ट है अगर आपने कवर कर लिया तो आई होप आपको मालूम पड़ेगा कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में भी वोटिंग राइट नहीं होते। नेक्स्ट मूविंग फर्दर, अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन स्पेशल रेजोल्यूशन लेना ज़रूरी है, जहाँ जहाँ नेसेसरी हो वहाँ लेना अप्रूवल होना चाहिए। बाद में प्रेफरेंशियल इज नीडेड टू टेक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। कंपनीज यूजुअली गो फॉर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एज इट इज़ नॉट ओनली लेस टाइम कंज्यूमिंग बट यहाँ पे पेपर वर्क कहीं ना कहीं कम हो जाता है। फ्रेंकली मैं जब बात करूँ आज, थैंक्स जो भी प्रोसेस है फॉर्म ROC कंपनी सेटअप करने के लिए, इट इज़ बिकम सो क्विक एंड ईजी। आप विद इन द फ्रैक्शन आप 1 डे 2 डे में आप ऑनलाइन डिजिटलाइज सेटअप कर सकते हो कंपनी। आप DR2 फॉर्म भी ले सकते हो, वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर आप ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये जो पैटर्न है वो चेंज हो गया कहीं ना कहीं। जो पहले पेपर वर्क था कि ROC को कंसर्न करो, वो फाइल ये डिपार्टमेंट में देंगे, वो डिपार्टमेंट से अप्रूवल आके 3-4 महीने ऐसा करते करते 3-4 महीने पास आउट हो जाता था और कंपनी सेटअप होते होते मोर देन 6 मंथ्स हो जाता था टाइम। बट बिकॉज कुछ चेंजेस हुए आफ्टर 2013 एंड बिकॉज ऑफ IT एडवांसमेंट इन सेक्टर, दिस प्रोसेस हैज बिकम वेरी गुड एंड इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग। नाउ यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से कुछ आएगा तो नहीं एग्ज़ाम में, प्लीज़ यहाँ पे खाली जनरल नॉलेज है। बाद में सो वी हैव कंप्लीटेड विथ मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। तो ये टॉपिक था, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स इटसेल्फ इज़ अ लेंथीएस्ट टॉपिक और यहाँ से आपको डिटेल में यार ये चैप्टर ऐसा है कि आपको ओवरव्यू लेके ही जाएगा कि शेयर्स होते क्या है। और ये आप बोल सकते हो मेन टारगेटेड कि यहाँ पे मेजॉरिटी जो भी SP का शॉर्ट नोट्स बनेगा, ब्रीफ लाइन प्रोविजंस, वो इस चैप्टर से आ सकते हैं, बाकी से भी आ सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इस चैप्टर से ही मेन आ सकते हैं, मे बी दूसरे चैप्टर से भी है, बट प्रेफरेंस यहाँ पे थियोरी कंटेंट ज़्यादा है तो आई गेस इस चैप्टर को उतना वेटेज मिलना चाहिए। और जब भी हम बात करें इस चैप्टर की वेटेज की, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड इस चैप्टर से तो मेजॉरिटी ऑफ शॉर्ट नोट्स एंड मैं जल्दी
शॉर्ट नोट्स के लिए डेडिकेटेड वीडियो प्लान करूँगा, स्पेशली फॉर चैप्टर नंबर 3। वहाँ पे जो है हम एक ही वीडियो में जो भी शॉर्ट नोट्स है वो एक लेंथीएस्ट वीडियो बन सकता है इस चैप्टर का। और उसी तरह से जैसे कि जाते हैं 20 to 25 मार्क फुल फ्लेज आप लिख के ले सकते हो। यहाँ से कोई भी ना कोई शॉर्ट नोट्स आपको मिल सकता है। कंपलसरी वन एनी क्वेश्चन, ये मैंने लास्ट टाइम भी लिख के रखा था मेरे एग्ज़ाम्स के लिए कि कंपलसरी एक कोई ना कोई शॉर्ट नोट्स या तो एक ब्रीफ आंसर्स, क्योंकि आपके पेपर पैटर्न में आफ्टर द लेटर्स लास्ट में एक ब्रीफ का आंसर आता ही आता है। डैम श्योर अगर आएगा तो शॉर्ट नोट्स कोई भी आ सकता है इस चैप्टर से, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ इस चैप्टर्स को इम्पोर्टेंस उतना ही देना चाहिए। मूविंग फर्दर, लास्टली अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ है क्या? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हमने भी देखा, क्या देखा कि कंपनी का एक कैपिटल स्ट्रक्चर, जब भी हम बात करते हैं कंपनी का तो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होता है, क्या रहता है कि सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, ये इसके डिफरेंट ब्रांचेस हैं। तो वो टी डायग्राम अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको टी डायग्राम बना के आप खुद से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, जो भी आपने कॉलेजेस में समझा रहेगा कि जैसे प्रोफेसर ने आपको बताया कि इशू कैपिटल इतना है, अन इशू इतना है, सब्सक्राइब इतना, तो ये सब आप अपने उसमें लिख सकते हो। बाद में हमने देखा था कि मेथड्स कि इशू ऑफ शेयर्स में डिफरेंट कैटेगरी में पब्लिक इशू ऐसा होता है, फिर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स में कंपनी का अप्रोच ऐसा है। तो डिफरेंट इशू था कि कंपनी इशू कैसे करती है। बट यहाँ पे हम लोग मिसकंसेप्ट करते हैं कि इशू और अलॉटमेंट हम एक ही वर्ड समझ जाते हैं। लॉजिकली देखा जाए तो यस, इशू और अलॉटमेंट सेम है, बट टेक्निकलिटी से देखा जाए तो इशू इज़ अ सेपरेट टॉपिक एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट। यहाँ पे आज ये टॉपिक मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, बट एक लास्टली थोड़ा सा एक जिस्ट टॉपिक देखे कि हम क्या पढ़ेंगे कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मतलब कि क्या। तो एक डेफिनेशन है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने वो डेफिनेशन दिया था। रुको, यहाँ पे रहेगा अलॉटमेंट्स। देखिए इशू ऑफ शेयर्स मतलब क्या, इशू करना, मतलब कंपनी ने इशू किया। सुप्रीम कोर्ट है, देखिए सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिफाइन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब क्या, ये तो आपको थोड़ा वो हेवी जाएगा बट ठीक है। अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रीवियसली अनअप्रोप्रिएट, मतलब आपको ऐसा शेयर्स अप्रोप्रिएट करना है। अप्रोप्रिएट मतलब डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। अप्रोप्रिएट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रीवियसली मतलब पहले जो किसी ने अनडिवाइडेड, मतलब पहले किसी ने ऐसा शेयर्स जो किसी को पहले दिया था वही आप किसी को आप दोगे। मतलब सपोज कंपनी के कोई शेयर्स था, फर्स्ट प्रीवियस ओनर्स था, उसके ट्रांसफ़र जाते उसने ट्रांसफ़र किया शेयर्स को और किसी दूसरे को पर्सन को दिया, तो कोई भी बाय बैक किया, डिस्काउंट में दिया, तो उसको हम बोलेंगे नहीं कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स नहीं बोलेंगे। तो इस केस में यहाँ पे हम नहीं बोलेंगे कि वो अलॉटमेंट है। तो एक फ्रेशली इशू होना चाहिए शेयर्स, मतलब फ्रेशली देना चाहिए कंपनी। यह क्या, ये मोर एलेबरेट होता है कि क्या है दिस एज पर डेफिनेशन अलॉटमेंट ऑफ शेयर मीन्स गिविंग, अलोकेटिंग मतलब देना, क्या सर्टन नंबर ऑफ शेयर्स, कुछ नंबर ऑफ शेयर्स कौन देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओके, बाय आउट ऑफ प्रीवियसली अनअलोकेटेड कैपिटल, मतलब ऐसा कैपिटल जो पहले किसी को दिया नहीं था कंपनी ने, टू द पर्सन्स, किसको देना है, पर्सन्स, आदमी को ही दोगे ना आप, किसी इंस्टीट्यूशंस को थोड़ी दोगे शेयर्स, किसी पर्सन्स को जिन्होंने अप्लाई किया है, उसे हम बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो आई होप आपको आइडिया आ गया कि इशू मतलब जो हमने देखा था कि इशू जिसको भी दे से वैसे नहीं, इशू अलग है, अलॉटमेंट इज टेक्निकली डिफ़िकल्ट और डिफरेंट। मतलब क्या, ये अलॉट करना मतलब किसी को देना, क्या प्रीवियसली अनअलोकेटेड मतलब प्रीवियस में, मतलब अगर मैं पीछे जाऊँ, अगर मैंने प्रीवियसली भी मैंने इशू किया तो उस इशू में से कोई शेयर्स बच गया है तो किसी ने नहीं लिया, उस शेयर्स उठा के मैं किसी और को नहीं दे दूंगा, नहीं, तो उसको अलॉटमेंट हम नहीं बोलेंगे। अलॉटमेंट मतलब हम एक फ्रेश इशू करेंगे, एक न्यू पेज पे हम जब हम लिखते हैं तो इसी तरह एक न्यू फ्रेश अलॉट करना है किसको, जिन्होंने अप्लाई किया है उसी को।
यहाँ पे भी है, मतलब अगर कंपनी को देना है तो सब लोग को नहीं, जिन्होंने अप्लाई किया है फॉर्म में साइन किया है को दिया है कंपनी को टुवर्ड्स इंटरेस्ट जताया है कि यस वी आर अब अग्रिंग एंड हम लोग इंटरेस्टेड हैं, उन्हीं लोगों को वो देना है। थैंक यू सो मच, बहुत वीडियो लेंथी हो गया, हम लोग करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।